नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान और इसराइल की रिपोर्टिंग के दौरान क्या आपने नोटिस किया है कि अमेरिका के हथियारों का किस तरह से महिमा मंडन किया जाता है और ईरान के हथियारों का किस तरह से हो रहा है। अचानक से B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर विमान की बात होने लग जाती है और इसका महिमा मंडन अमेरिकी मीडिया में इस तरह से होता है कि B-2 अब उड़ने वाला है, अब उड़ चुका है, यहां पहुंच गया है, अब ईरान की खैर नहीं। B-2 स्टेल्थ ये कर देगा, वो कर देगा। हम B-2 की क्षमता पर ना तो संदेह कर रहे हैं, ना हमारी कोई योग्यता है। हमारी चिंता एक घातक बम वर्षक के महिमा मंडन को लेकर है। ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद B-2 का बखान और ज्यादा होने लगा है। बताया जाने लगा कि B-2A स्पिरिट 37 घंटे तक लगातार उड़ता रहा। बीच हवा में कई बार ईंधन भरना पड़ा। कहीं यह भी छपा मिला कि अमेरिका ने ऐसे 6 B-2A बॉम्बर भेजे। CNN ने दावा किया है कि इन 6 विमानों से 12 बम गिराए गए हैं। इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। अमेरिकी मीडिया में इस बॉम्बर को नायक की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन ईरान के लिए खलनायक भी हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो लिखा है कि फोर्डो परमाणु साइट पर B-2 स्टेल्थ ने 13,000 किलोग्राम के 12 बम गिराए हैं और नतांज इस्फहान की परमाणु साइट पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। ट्रंप भी कहते रहते हैं कि इस तरह की क्षमता वाला बम गिराने का विमान केवल अमेरिका के पास है, किसी और के पास नहीं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया। तब से लेकर 22 जून तक आपने इसराइल के अभेद्य, अचूक और अतुलनीय हथियारों के बारे में कुछ सुना, कुछ नया देखा कि इसराइल ने अपने इन हथियारों से दुनिया को चौंका दिया है, ईरान को हतप्रभ कर दिया है। अगर सैनिक तकनीक के मामले में इसराइल इतना ही संपन्न और विकसित देश है, तो फिर ईरान के परमाणु ठिकानों को क्यों नहीं नष्ट कर सका? हमला तो उसने भी किया, जैसा कि इसराइल ही दावा कर रहा है। क्यों इसराइल को B-2 बंकर बस्टर के लिए अमेरिका का इंतजार करना पड़ा? इसराइल का भूत खड़ा किया जाता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। इसराइल की इसी सैन्य क्षमता को लेकर कितने किस्से गढ़े गए हैं। मिथक भी उसी के नाम पर उससे दोस्ती के बहाने बनाए जाते हैं। उसकी नाइंसाफियों को नजरअंदाज किया जाता है और पीछे से धोखे से मारने की क्षमता उसकी जरूर है। पेजर में धमाका कर देगा। लेकिन इस जंग में वो अपने किस हथियार का प्रदर्शन कर सका है? क्यों ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों की चर्चा हो रही है? एक समय था जब इसराइल के आयरन डोम की चर्चा होती थी, लेकिन अब उसकी चर्चा कुछ कम नहीं पड़ गई। ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों ने आयरन डोम को बेकार कर दिया। तभी तो अमेरिका ने नौसेना का जहाज भेजा ताकि ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। बात या तो ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल की हो रही है या फिर अमेरिका के B-2 बॉम्बर की। हम आज बात करना चाहते हैं कि कैसे युद्ध के समय पश्चिम का मीडिया अमेरिका के हथियारों को अभेद्य बताता है, उनका गुणगान करता है और सैनिक हथियारों के बाजार में उन्हें अतुलनीय बना देता है। स्टेल्थ, गेम चेंजर, इनविजिबल, स्ट्राइक एनीवेयर एनी टाइम, अनमैच्ड, कटिंग एज, रेवोल्यूशनरी, प्रिसीजन, डिसाइसिव, डेटरेंट, ग्लोबल रीच, आइकॉनिक, मजेस्टिक, लीथल, फैंटम, फॉर्मिडेबल, ये सब कुछ विशेषण हैं जो अमेरिका के एक बॉम्बर विमान B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे विशेषण इस बम वर्षक की क्षमता को उभारते हैं, बताते हैं कि ये रेडार को चकमा दे सकता है, बीच मैदान में रणनीति बदल सकता है, इसे देखते ही दुश्मन में घबराहट फैल जाती है, लंबी दूरी तक हमला करता है, सटीक हमला करता है और जमीन में गहरे दबे टारगेट पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट हो रहा है कि एक विमान 13,000 किलो का बम उठाकर उड़ रहा है। B-2 का नाम अक्सर अमेरिका के साथ लिया जाता है। अमेरिका का ये, अमेरिका का वो। जनता भकुआ कर देखने लग जाती है कि ताकत ये होती है, सुपर पावर ऐसा होना चाहिए। 2-3 दिनों से नोटिस कर रहा था कि ट्विटर पर इस बम वर्षक की बहुत चर्चा चल रही है। इसकी बहुत सारी तस्वीरें भी अचानक तैरने लग गई, बहुत सारे लेख इसके ऊपर दिखाई देने लगे। तो जरा शक हुआ कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। ट्रंप ने बम गिराने के बाद हमले को सफल बता दिया।
लेकिन अगर उनका दावा सही नहीं निकला तो B2 की क्या दुर्गति होगी? क्या इसकी महिमा होगी कि ईरान ने इस तरह से भूमिगत प्लांट बनाया है कि 12 बम गिराकर भी नष्ट नहीं कर पाया। एक बम 13,000 किलोग्राम का बताया जाता है। B2 की डिजाइन चमगादड़ जैसी होती है, देखने में आकर्षक भी लगता है, खूंखार भी लगता है। कहा जाता है कि एक छोटे पक्षी की तरह दिखने के कारण रेडार की नजर से बच जाता है। यूएसएसआर के बिखरने के बाद अमेरिका ने 21 B2 बनाए। उस समय एक विमान की लागत $2 बिलियन से अधिक थी। यह दुनिया का सबसे महंगा बम वर्षक है। रूस और चीन के पास भी स्टेल्थ बॉम्बर की तरह के विमान हैं, लेकिन उनकी जानकारी अभी नहीं। अभी बस इतनी कि 50,000 फीट की ऊंचाई से हमला कर सकता है, 13,000 किलोग्राम के वजन का बम उठाकर उड़ सकता है, एक साथ 2 बम लेकर जा सकता है। इतना भारी बम लेकर वह भी बिना ईंधन दोबारा भरे यह 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। यह गाइडेड बम ले जा सकता है, बंकर बस्टर बम ले जाता है, परमाणु बम भी गिरा सकता है, जिसकी मदद से जमीन के नीचे के ठिकानों को नष्ट किया जाता है। देखने में यह कितना गजब का लगता है, लेकिन यह दिखाया भी इस तरह से जाता है कि आपको विनाशकारी ना लगे, आकर्षक ही लगे। अगर आप अमेरिका की तरफ से इसे देख रहे हैं तो आप इससे चमत्कार की तरह देखेंगे, लेकिन क्या एक हथियार को हमेशा इसी तरह देखा जाएगा? क्या किसी के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वह पूरी दुनिया को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दे? B2 स्टेल्थ बॉम्बर की अपनी जगह तो है। इसका आकार, लगातार उड़ने की क्षमता हैरान करती है। 37 घंटे तक उड़ते जाना तकनीक का कमाल तो है, लेकिन यह कमाल भी किस काम का? जिस देश पर इससे बम गिराया गया, कम से कम बम गिराने से पहले अमेरिका अपनी संसद से मंजूरी तो लेता, वह नहीं लिया। ईरान ने परमाणु बम बनाया है या नहीं, उसका भी प्रमाण नहीं दिया गया। तो कमाल केवल टेक्नोलॉजी है, नैतिकता का नहीं, ईमानदारी का नहीं, पारदर्शिता का नहीं। यह टेक्नोलॉजी आपको उदंड बना रही है, आवारा बनने का मौका दे रही है, जिम्मेदार बनने का नहीं। B2 और बंकर बस्टर बम का वीडियो दिखाते समय अमेरिकी मीडिया के एंकरों में पहलवान जैसी ताकत आ जाती है। उन्हें अमेरिका की ताकत पर गर्व होने लग जाता है। वे इसका बाजार शायद नहीं बनाते, क्योंकि अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, ना इसका सौदा करता है। हो सकता है कि अमेरिकी सैन्य उद्योग के प्रचार का यह हिस्सा हो। इस प्रचार से भले या माल ना मिले, इससे कुछ कम वाला माल मिल जाए, यह उम्मीद बन जाती है। अमेरिका जिसने B2 बनाया है, उसकी तरफ देखने के लिए, उसकी बातों को चुपचाप सहने के लिए दूसरे देशों के प्रमुखों को बहाना मिल जाता है। सुपर पावर बताना अमेरिकी मीडिया का एक प्रोजेक्ट रहा है। इसके लिए वह इन्हीं हथियारों से अमेरिका को ताकतवर बताता है। अमेरिकी हथियारों को अचूक, अभेद्य, अतुलनीय इसलिए बताया जाता है ताकि इनसे भय और विस्मय पैदा किया जा सके। अमेरिका की ताकत को देखकर मनोवैज्ञानिक रूप से लोग सरेंडर करने लग जाएं। यही नहीं, यह अमेरिका को महान बताने की मीडिया संस्कृति का भी हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी चैनलों में बाकायदा कवरेज हो रहा है कि फोर्डो की पहाड़ी के 300 फीट नीचे बने न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करने के लिए कितने किलोग्राम वजन का बम गिराना चाहिए। बम की चर्चा इस तरह से हो रही है जैसे कोई खिलौना हो। इसकी चर्चा से विनाश गायब है, हमेशा एक संभावना की तरह पेश किया जाता है। इसके कवरेज को देखते समय आपका ध्यान इस बात से हट जाता है कि ईरान ने बम बनाया है या नहीं। इस पर तो फैसला हुआ ही नहीं, कोई सबूत नहीं दिया गया। लेकिन बम कैसे गिराया जाएगा, किस जगह से गिराया जाएगा, यह सब बता बताकर बम गिराने के फैसले को आपके जहन में एक सही फैसले की तरह बिठा दिया जा रहा है। इसीलिए ध्यान गया कि अमेरिका के चैनलों में, अखबारों में ईरान की फोर्डो पहाड़ी के नीचे न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करने का इतना ग्राफिक्स क्यों बन रहा है। इस तरह से ग्राफिक्स बनाए जा रहे हैं जैसे उस चैनल के संपादक ने फोर्डो पहाड़ी पर जाकर इंची टेप से माप लिया हो, बम कहां पर गिरेगा, कितनी ऊंचाई से गिरेगा, बम किस रास्ते से और कितनी गहराई तक जाएगा और कितनी देर में पहाड़ी के नीचे चला जाएगा, न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त कराएगा। हर तरफ इसकी क्षमता का बखान है कि यह किसी पहाड़ के भीतर 60 मीटर तक जा सकता है। इस्राइल के पास भी इसी तरह का बम है, लेकिन वह बहुत भीतर तक नहीं जा सकता।
यह भी जोड़ा जा रहा है कि पत्थरों की अलग अलग संरचनाओं पर भी निर्भर करता है GBU 57 BLU 109 कितना भीतर तक प्रहार कर सकता है। आप भी यह अभ्यास कर सकते हैं। देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉक्स न्यूज, CNN, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट B2 का जब ब्यौरा देते हैं तो कैसे उसे शक्ति और गौरव से जोड़ते हैं, अमेरिका की शक्ति और गौरव के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। इस फर्क को नोट कीजिएगा। इसकी सीमाओं पर कभी बात नजर नहीं आएगी या कम बात नजर आती है। ऐसा लगता है कि B2 के उड़ते ही ईरान घुटने पर आ जाएगा, मगर हुआ तो नहीं। इसीलिए अभी कई तरह की थ्योरी आने वाली है कि अमेरिका ने जो बम गिराया है वो भीतर तक गया या नहीं, क्या फोर्डो को नष्ट कर चुका है। IAEA ने तो यही कहा कि फोर्डो से रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। बम गिराने के बाद वहां के रेडिएशन लेवल में कोई बदलाव नहीं आया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है कि इसराइल के पास भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता नहीं है। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल उन ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जाता है जो जमीन के नीचे हैं। बंकर को उड़ाने के लिए किया जाता है। बताया जाता है कि फोर्डो का प्लांट पहाड़ी के 80 से 90 मीटर नीचे है। 2009 में पहली बार ईरान ने माना था कि वह फोर्डो परमाणु सेंटर में यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। पश्चिमी देश पहले से ही ये बात जानते थे। इस बात के सार्वजनिक होने के बाद 30 साल में पहली बार अमेरिका और ईरान आपस में बात करने लगे। ईरान ने 2015 की डील में वादा किया कि फोर्डो के नीचे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे रिसर्च सेंटर में बदलेगा और एनरिचमेंट रोक देगा। लेकिन जब अमेरिका 2018 में डील से बाहर आ गया तो ईरान यहां पर एनरिचमेंट करने लगा। ईरान हमेशा से कहता रहा है यहां पर यूरेनियम का संवर्धन नागरिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, मगर 2023 में अचानक किए गए एक इंस्पेक्शन में IAEA को फोर्डो में हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम जितनी शुद्धता के प्रमाण मिले थे। आज तक ईरान में सिर्फ फोर्डो में ही इस शुद्धता का यूरेनियम पाया गया है। कहा जाता है कि फोर्डो की रक्षा के लिए ईरान और रूस की मिसाइलें तैनात की गई हैं। इसराइल का कहना है कि फोर्डो के ऑपरेशन को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए लगता है कि यह मान लिया गया है कि B2 बॉम्बर ही यह काम कर सकता है। तो क्या B2 ने वह काम कर दिया जिससे हमला किया गया? पश्चिमी मीडिया में जिस तरह से B2 का कवरेज होता है उस तरह से इसराइल के बनाए हुए किसी बम वर्षक का कवरेज क्यों नहीं हो रहा है? कहीं कहीं हमें पढ़ने को मिला कि यमन में हूतियों के खिलाफ B2 का इस्तेमाल हुआ है, मगर उतना प्रभावी नहीं रहा जितनी उम्मीद की गई थी। हूतियों ने भी जमीन के भीतर हथियारों का भंडारण किया है जिसे टारगेट करने के लिए B2 लाया गया। अक्टूबर 2024 में यमन में हूतियों के खिलाफ B2 का इस्तेमाल ईरान को चेतावनी देने के लिए भी किया गया। यमन के पहले अफगानिस्तान, कोसोवो और इराक में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। अमेरिका के पास प्रभावशाली हथियार तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरे देशों के पास उसका काउंटर नहीं है। यूक्रेन युद्ध के समय M982 एक्सकैलिबर तोपों का महिमा मंडन शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि यूक्रेन रूस पर बढ़त बना लेगा। बताया जाने लगा कि इराक और अफगानिस्तान में इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यूक्रेन में क्या ऐसा हुआ? कई तरह के दावे हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निशाना बहुत सटीक होता है, 25 मील दूर टारगेट को हिट कर सकता है। इससे जो गोले छोड़े जाते हैं उन्हें GPS से गाइड किया जाता है। पहले से तय होता है कि टारगेट कहां गिरेगा, गोले हवा में फटेंगे या जमीन पर, यह भी फिक्स किया जा सकता है। कहा जाता है कि एक बार गोला दागने के बाद तुरंत इसे हटाया जा सकता है ताकि जवाबी हमले का शिकार या आर्टिलरी ना हो। बंकर में भी हमला कर सकता है। बहुत सारे दावे किए गए कि यूक्रेन इस तोप के कारण रूस पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन रूस के जैमिंग सिस्टम ने इसके प्रभाव को काफी कम कर दिया, ऐसी रिपोर्ट पढ़ने को मिली है। युद्ध के मैदान में यह टारगेट पर हमला नहीं कर पाया। आज की तारीख में इसका प्रदर्शन खराब हो चुका है। अमेरिका ने अब यूक्रेन को इसकी डिलीवरी बंद कर दी है। इसे लेकर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आप भी पढ़ सकते हैं। आज तक यूक्रेन और रूस की जंग जारी है। दोनों समय समय पर एक दूसरे पर भारी पड़ते रहते हैं। 3 साल गुजर गए, लेकिन अमेरिकी हथियारों के दम पर और डॉलर के दम पर यूक्रेन एक ही बार में रूस को काबू नहीं कर सका। इसी तरह इराक युद्ध के समय स्कड मिसाइलों की चर्चा चली। जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो तुर्की के ड्रोन की खूब चर्चा हुई। ड्रोन का इस्तेमाल अब भी हो रहा है हर जगह,
लेकिन हथियारों की दुनिया काफी अलग है। इसके कई हीरो हैं और कई सारे विलन हैं। हम B2 की क्षमता को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हथियार कितने भी घातक और संहारक हों, इनके जरिए अब एक दिन में रिजल्ट नहीं आता। B2 स्टेल्थ अमेरिका लौट गया है और ईरान और इसराइल के बीच फिर से हमला शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।